We will start with new topic today, that is electromotive force. In short, इसको हम लोग EMF भी बोलते हैं. So we want to start with something very important, which is called as electromotive force. Electromotive force. नाम इसका electromotive force है, लेकिन ये force नहीं है. This is not force. तो ये क्या है वो आज हमको देखना है. We will learn what is this electromotive force. In short, it is called as EMF also. So let us start with a very simple example. For example, हमारे पास एक कंडक्टर है, and you already know कि कंडक्टर में there are positive ions which are immobile charges, and inside conductor you have free electrons which are mobile charges. तो जब तक हमने बैटरी या सेल कनेक्ट नहीं किया इसको, तो all these electrons were moving randomly, so they were performing random motion. As soon as you connect a cell, तो नेगेटिव चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन्स, they start flowing from negative terminal of the cell to the positive terminal of the cell to external conductor. तो अगर आपको याद होगा हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिटेल में देखा था. तो द आइडिया हियर इज, हमारे पास एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर में पॉजिटिव आयंस है. दोस पॉजिटिव आयंस आर इमोबाइल चार्जेस, दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. देन यू हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर मोबाइल चार्जेस व्हिच कैन मूव. लेकिन इन एब्सेंस ऑफ बैटरी, मतलब जब तक तुमने सेल कनेक्ट नहीं किया है तब तक ऑल दिस इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग रैंडमली. द मोमेंट यू कनेक्ट अ सेल, तो जैसे ही तुमने सेल कनेक्ट कर दिया तो नेगेटिव चार्जेस मतलब कौन, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल थ्रू एक्सटर्नल कंडक्टर. तो ये याद रखना, सेल कनेक्ट करने का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर नेगेटिव चार्जेस दे स्टार्ट मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल थ्रू एक्सटर्नल कंडक्टर. इसको आप उल्टा भी इमेजिन कर सकते हो. यू कैन इमेजिन फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल. तो मैंने आपको पहले ही बताया था दोनों टाइप के मोशंस होते हैं, नेगेटिव चार्ज भी मूव होता है, पॉजिटिव चार्ज भी मूव होता है. तो सेल कनेक्ट करने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल गए थ्रू एक्सटर्नल कंडक्टर. या आप इसको ऐसा भी इमेजिन कर सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू नेगेटिव ऑफ द सेल. आई नो कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज इमोबाइल होता है, लेकिन अगर कंडक्टर नहीं है, कुछ और है, तो आप इमेजिन कर सकते हो दैट पॉजिटिव चार्ज इज फ्लोइंग. अब जब ये पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा था तो यहाँ पे आयंस थे, एंड यू नो दिस आयंस आर इमोबाइल एंड दे जस्ट कीप ऑन वाइब्रेटिंग. क्यों? क्योंकि इनके पास एनर्जी है. कहाँ से आया? सराउंडिंग हीट से आया. तो ये जो पॉजिटिव आयंस थे विच कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट दे कीप ऑन वाइब्रेटिंग एट देयर ओन पोजिशन. तो वो क्या करते हैं, वो ये जो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो वो इस इलेक्ट्रॉन को अपोज करते हैं. तो दे प्रोवाइड रेजिस्टेंस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन is trying to go from negative to positive, but because of vibration electron will undergo collision. और collision मतलब क्या है? रेजिस्टेंस है. तो इसका मतलब अगर मुझे चार्ज के फ्लो को मेंटेन रखना है, इफ यू वांट टू मेंटेन द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, तो हमको वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन टू ओवरकम रेजिस्टेंस. तो एक चीज याद रखो, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पहले पूरा लिंक बनाना पड़ेगा आपको. When you connect a cell to external conductor, मैं external वर्ड अभी यूज कर रहा हूँ, अभी तक मैंने एक्सटर्नल वर्ड यूज नहीं किया था. ये एक्सटर्नल मतलब ये सेल का पार्ट नहीं है, ये सेल छोड़ के है. तो when a cell is connected to external conductor, electrons from negative terminal start moving towards positive through external conductor, or it is equivalent to the motion of positive charges from positive terminal of the cell to negative terminal of the cell. बट बिकॉज देर इज रेजिस्टेंस, है ना, तो जब चार्जेस मूव होंगे देर इज रेजिस्टेंस. तो अगर हमको चार्ज का फ्लो मेंटेन रखना है, मतलब हमको करंट की वैल्यू स्टेडी रखनी है, इसको स्टेडी करंट बोलते हैं, तो कंटिन्यूअसली एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में वर्क डन होता है, और वर्क डन ये फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, तो एनर्जी नीड्स टू बी सप्लाइड. तो एनर्जी सप्लाई कौन करता है? सेल करता है. सो सेल इज नथिंग बट द सोर्स ऑफ एनर्जी.
cell provides necessary energy to overcome resistance. तो इसका मतलब ये है कि अगर हमको किसी भी एक चार्ज को once round the complete circuit लाना है, if we want to circulate unit charge once round the complete circuit, energy is required. मैंने दो तीन वर्ड यहाँ यूज किए. मैंने बोला once round the complete circuit और मैंने बोला यूनिट चार्ज. क्यों यूनिट चार्ज? क्योंकि यूनिट नेगेटिव भी हो सकता है, यूनिट पॉजिटिव भी हो सकता है. So the amount of energy required to circulate unit charge once around the complete circuit is known as EMF, is known as electromotive force. So what is EMF? Energy. Energy required to circulate unit charge once around the complete circuit is known as EMF. तो पहले बेसिक आइडिया क्या है थोड़ा थोड़ा लिख लेंगे, little bit, not much. So first of all you should know when a cell is connected to an external conductor, electrons flow from negative terminal to the positive terminal, of the cell, through external conductor, of course, and this is equivalent to the motion of positive charges from कहां से कहां तक? फ्रॉम नेगेटिव. कैसे? पॉजिटिव चार्जेस कहां से मूव होंगे? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. और क्योंकि ये कंडक्टर है तो रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस है तो फिर चार्ज के फ्लो को मेंटेन करने के लिए वर्क होगा. सिंस देयर इज रेजिस्टेंस, work needs to be done. To overcome this resistance. And maintain the flow of charges. अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज यू नो, अगर सपोज मैंने पहले बैटरी कनेक्ट किया, सेल कनेक्ट किया, निकाल दिया. सेल निकाल दोगे तो करंट बंद हो जाएगा. क्यों बंद हो जाएगा? क्योंकि जैसे ही तुमने सेल निकाला, अब ये जो चार्जेस थे दे आर नॉट एबल टू ओवरकम द रेजिस्टेंस. तो अगर आपको कंटिन्यूअसली करंट चाहिए और स्टडी करंट चाहिए, तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस. अगर आपको कंटिन्यूअसली करंट चाहिए और स्टडी करंट चाहिए तो कंटिन्यूअसली क्या सप्लाई होना चाहिए? एनर्जी सप्लाई होना चाहिए. क्योंकि एक चार्ज गया, वर्क डन हुआ तो एनर्जी यूज हुआ, राइट. दूसरा चार्ज जाएगा, वर्क डन होगा तो एनर्जी यूज होगा. ऐसा करते करते हर बार चार्ज को नेसेसरी वर्क डन देना पड़ेगा. वर्क डन मतलब एनर्जी है, तो कंटिन्यूअसली एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो फिर चार्जेस का फ्लो मेंटेन नहीं होगा. करंट कम होता जाएगा और जीरो हो जाएगा. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस जब आप बोलते हो सेल डाउन हो गया. सेल डाउन होना मतलब सेल में जो एनर्जी स्टोर था, जो चार्जेस को जा रहा था, और वो एनर्जी लेके रेजिस्टेंस को ओवरकम कर पा रहे थे, वो अभी खत्म हो गया. तो आपको सेल रिप्लेस करना पड़ता है. रिमेंबर दिस, ये जो एनर्जी है ये कंटिन्यूअसली सप्लाई होना चाहिए. वर्क नीड्स टू बी डन कंटिन्यूअसली इन ऑर्डर टू मेंटेन द फ्लो ऑफ चार्जेस. अगर ये कंटिन्यूअसली सप्लाई नहीं करोगे तो रेजिस्टेंस ओवरकम नहीं होगा और करंट जीरो हो जाएगा. फिर यू नीड टू रिमेंबर दिस, सिंपल आइडिया है. तो क्वेश्चन ये था कि जो वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो कौन सप्लाई कर रहा है? फिर कौन सप्लाई कर रहा है? सेल सप्लाई कर रहा है. तो दिस वर्क इज सप्लाइड बाय द सेल, by the external cell.
अब हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करोगे, इज डिफाइंड एज व्हाट वाज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या करना है हमको, यूनिट चार्ज को वंस राउंड द कंप्लीट सर्किट उसको सर्कुलेट करना है, तो क्या लगेगा, एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सर्कुलेट यूनिट चार्ज वंस राउंड द कंप्लीट सर्किट इज नोन एज EMF. So EMF is the energy defined as the energy required to circulate unit charge once round the complete circuit, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, कंप्लीट सर्किट। समझेगा थोड़ी देर में, समझेगा वाई। आधा क्लियर। तो अगेन कंडक्टर था, कंडक्टर में आयोन्स है, आयोन्स इमोबाइल चार्जेस है, दे आर जस्ट वाइब्रेटिंग, देयर आर इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर फ्री व्हिच कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे ही सेल कनेक्ट किया तो इलेक्ट्रॉन स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टुवर्ड्स पॉजिटिव, और यू कैन से पॉजिटिव चार्जेस मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। सिंस देयर इज रेजिस्टेंस, तो चार्ज के फ्लो को मेंटेन करने के लिए कंटिन्यूअसली हमको वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क नीड्स टू बी डन टू मेंटेन द फ्लो ऑफ चार्जेस। वर्क इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वर्क कहाँ से आएगा, वर्क इज सप्लाइड बाय सेल। एनर्जी कौन सप्लाई करता है, सेल। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सर्कुलेट यूनिट चार्ज वंस राउंड द कंप्लीट सर्किट इज नोन एज EMF। मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट फोर्स। अब इमेजिन मैंने यूनिट चार्ज बोला, दो रीजन थे। मैंने यूनिट चार्ज क्यों बोला, क्योंकि मैंने बोला कि या तो पॉजिटिव चार्ज मूव हो रहा है या फिर नेगेटिव चार्ज मूव हो रहा है। तो यूनिट चार्ज मतलब या तो यूनिट पॉजिटिव या तो यूनिट नेगेटिव। अगर आप यूनिट नेगेटिव चार्ज बोलते हो तो यूनिट नेगेटिव चार्ज कहाँ से कहाँ जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव, और यूनिट पॉजिटिव बोलते हो तो कहाँ से कहाँ जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। बट इमेजिन मेरे पास यूनिट चार्ज नहीं है, मतलब मेरे पास 1 कूलम का चार्ज ही नहीं है। हमारे पास हो सकता है 2 कूलम है, 3 कूलम है, 10 कूलम है, 10.5 कूलम है, 2.5 कूलम है, या उससे छोटा है, 1 कूलम से भी छोटा है, हाफ कूलम है। इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है। सिंगल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर हमारे पास 1 कूलम छोड़ के बाकी सारे चार्जेस है, मेरे पास Q चार्ज है लेकिन 1 कूलम नहीं है, तो फिर EMF डिफाइन कैसे करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यूनिट चार्ज नहीं है ना, तो हम फाइंड करते हैं वर्क डन इन सर्कुलेटिंग प्लस Q चार्ज और माइनस Q चार्ज वट एवर इट इज। तो हम, क्योंकि हमारे पास 1 कूलम चार्ज नहीं था, कोई और चार्ज था, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने क्या किया, ये जो Q चार्ज है इसको सर्कुलेट करने में जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगा वो फाइंड कर लेंगे। रिमेंबर बाय डेफिनेशन, energy required to circulate unit charge once round the complete circuit is EMF। यूनिट चार्ज को जितना एनर्जी लगेगा, जरूरी नहीं है ना यूनिट चार्ज को जितना एनर्जी लगा उतना ही किसी और चार्ज को लगेगा। इनफैक्ट वो सेम नहीं होता है, जितना एनर्जी यूनिट चार्ज को लगता है उतना किसी और चार्ज को नहीं लगता है, डिफर्स। चार्ज टू चार्ज वेरी करता है, ज्यादा चार्ज लोगे ज्यादा एनर्जी लगेगा, कम लोगे तो कम लगेगा। तो हमारे पास यूनिट चार्ज नहीं था, तो यूनिट चार्ज नहीं था तो जो भी चार्ज था उसको एक बार हम सर्किट में घुमा के लाए, तो उसको घुमाने में कितना लग गया, W। एग्जाम्पल 100 जूल। इमेजिन 100 जूल ऑफ वर्क इज डन, और इमेजिन हमारे पास 10 जूल चार्ज था, 10 कूलम चार्ज था, हमको चाहिए कितना था, 1 कूलम, हमारे पास है कितना, 10 कूलम। EMF डिफाइन कैसे किया है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू सर्कुलेट यूनिट चार्ज वंस ऑन द कंप्लीट सर्किट। हमारे पास यूनिट चार्ज है नहीं, जितना था कितना था, 10 कूलम था, उसको पूरा ही घुमा के ला गए, कितना एनर्जी लग गया, 100 जूल। तो अगर 10 कूलम को 100 जूल लगा तो 1 कूलम को कितना लगेगा, 10। तो आपने क्या किया, टोटल एनर्जी बाय टोटल चार्ज। तो टोटल वर्क बाय टोटल चार्ज इज नथिंग बट EMF। तो EMF इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इसका और एक डेफिनेशन है, EMF इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज required to circulate once round the complete circuit। तो वर्क अपॉन चार्ज है, ये याद रखना, ये आगे भी बहुत काम में आएगा। तो EMF अगर वर्क अपॉन चार्ज है तो ऐसा यूनिट ऑफ EMF क्या बन जाएगा फिर, व्हाट इज वर्क, जूल, व्हाट इज चार्ज, कूलम, तो जूल पर कूलम।
और इसी से आपको डायमेंशन मिल जाएंगे, डायमेंशंस ऑफ ईएमएफ। रिमेंबर, एक कंफ्यूजन हमेशा रहता है, ये ईएमएफ है, ये एनर्जी नहीं है, ये कौन है? ईएमएफ है। वर्क अपॉन चार्ज, व्हाट इज वर्क? एनर्जी, m1 l2 t minus 2. What are the dimensions of charge? हाँ, a1 t1, because charge is current into time, तो a1 t1। ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा? m1 l2 t minus 3 a minus 1. So these are the dimensions of EMF. Now the clear? पक्का पक्का clear? Energy required to circulate unit charge once round the complete circuit is known as EMF. मैं बार बार बोल रहा हूँ कंप्लीट सर्किट वाई। अब थोड़ा सा मैं नोटेशन चेंज करूंगा। हम जो कोई भी सेल लाते हैं, फॉर एग्जांपल मार्केट से कोई सेल लेके आ गए आप, अब जो सेल है वो सेल खुद किसी मटेरियल से बना होगा। फॉर एग्जांपल ये जो आप सेल लाते हो, जिंक सल्फाइड होता है नॉर्मली, तो खुद इसका मटेरियल है। ये जो चार्ज की हम बात कर रहे हैं, जो चार्ज वंस राउंड द कंप्लीट सर्किट जा रहा है, वो आ कहां से रहा है? कहां से आ रहा है? सेल के अंदर से आ रहा है, बराबर। तो सेल जिस मटेरियल से बना है, ये चार्ज जब अंदर से बाहर आएगा, जहां जहां मटेरियल हो वहां वहां क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। तो ये सेल का खुद का मटेरियल इस चार्ज को अपोज करता है, जिसको बोलते हो इंटरनल रेजिस्टेंस। रिमेंबर दिस। हम जो भी सेल लाए, सेल का काम क्या था? एनर्जी प्रोवाइड करना। किसको? इलेक्ट्रॉन्स को, टू गो वंस राउंड द कंप्लीट सर्किट। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल कंडक्टर क्या करेगा? अपोज करेगा। एक्सटर्नल तो करेगा ही करेगा, लेकिन साथ में सेल का खुद का मेटल भी क्या करेगा? रजिस्ट करेगा। इसको बोलते हो इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अगला टॉपिक इज नथिंग बट इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्यों बोलते हैं ये भी समझेंगे, और ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वो भी देखेंगे। पहले हम डिफाइन कर लेंगे व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हाउ विल यू डिफाइन इंटरनल रेजिस्टेंस? व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी? सेल। सेल इज मेड अप ऑफ सम मटेरियल। तो एवरी सेल हैज इट्स कंपोजिशन। कंपोजिशन जो कुछ भी होगा, जिंक सल्फाइड होगा या कुछ भी होगा, वो खुद क्या करता है? रेजिस्ट करता है। किसको रेजिस्ट करता है? चार्ज को रेजिस्ट करता है। तो उसको क्या बोलोगे? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो वी नो दैट cell is a source of energy, required to circulate charge once on the circuit, but every cell has its composition. कंपोजिशन मतलब किसी तो मटेरियल से बना होगा, ये जिंक सल्फाइड होगा या व्हाटएवर इट इज, हैज इट्स कंपोजिशन। दिस कंपोजिशन मतलब दिस मटेरियल offers resistance to the charge, and this resistance is known as internal resistance. This resistance is known as internal resistance. इसका मतलब जो हम बोल रहे थे ईएमएफ कैसे डिफाइन किया था? ईएमएफ इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सर्कुलेट यूनिट चार्ज वंस राउंड द कंप्लीट सर्किट। मतलब जो ये एनर्जी स्पेंड हुआ, ये दो जगह पे स्पेंड हो गया। सो द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू सर्कुलेट यूनिट चार्ज वंस राउंड द कंप्लीट सर्किट इज यूज्ड इन टू वेज, one to overcome internal resistance and other to overcome external resistance. The amount of energy required to overcome external resistance is called as terminal potential difference. क्या बोलते हैं उसको? अब क्यों बोलते हो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस? रीजन है उसका, कंडक्टर का मतलब एक्सटर्नल रजिस्टर का एक टर्मिनल और ये
दूसरा टर्मिनल। तो चार्ज कहाँ से कहाँ जा रहा है, वन टर्मिनल टू, इसलिए क्या बोलते हो, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दोनों क्या है, एनर्जीज है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू सर्कुलेट यूनिट चार्ज। सिर्फ ईएमएफ इज द एनर्जी required to overcome internal as well as external, and terminal potential difference is the energy required to overcome only external। तो ज्यादा एनर्जी ईएमएफ है कि ज्यादा एनर्जी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, ईएमएफ है, क्योंकि ईएमएफ दो काम करता है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने का काम करता है, एक एक्सटर्नल को। तो ये थोड़ा थोड़ा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड से हम इक्वेशन बनाएंगे अभी, इन अ व्हाइल वी विल स्टार्ट मेकिंग इक्वेशन। पहले हम डिफाइन कर देते हैं व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। So first of all, therefore the energy required to circulate unit charge once around the complete circuit is used in two ways, पहले तो चार्ज खुद सेल से बाहर आना चाहिए, मतलब टू ओवरकम इंटरनल रेजिस्टेंस, और दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स यहां से आगे इंटरनल रेजिस्टेंस को हम हमेशा स्मॉल आर से डिनोट करेंगे, और एंड टू ओवरकम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम हमेशा अब कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। क्लियर यहां तक? बहुत सिंपल और इंटरेस्टिंग है, और इक्वेशन बनेंगे तो और भी अच्छा होगा, वेरी सिंपल थिंग। सिर्फ उसको लिंक छोड़ना मत, क्योंकि लिंक छोड़ा तो फिर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल समझ में नहीं आएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल भी समझ में नहीं आएगा। हमने अभी तक सिर्फ रेजिस्टेंसेस को सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट किया है, किया था ना, याद है ना? ओके तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि हमको चार्ज को एक बार कंप्लीट सर्किट घुमा के लाना है। तो दो जगह पे एनर्जी यूज हो गया, एक इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सर्कुलेट unit charge once through the external resistance, क्या बोलोगे इसको? What is the energy required to overcome external resistance? Terminal potential difference. Energy required to circulate unit charge once through external resistance is known as terminal potential difference। क्योंकि हम यहाँ पे चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे लेके जा रहे हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो अभी इसके आगे याद रखना, ईएमएफ अलग चीज है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अलग चीज है, इवन दो दोनों के डायमेंशंस सेम है, इवन दो दोनों के एसआई यूनिट्स भी सेम है। ईएमएफ हमेशा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा होता है, क्योंकि ईएमएफ दो काम करता है, इंटरनल रेजिस्टेंस को और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने का काम करता है। तो अब तक हम जो ओहम्स लॉ अप्लाई कर रहे थे, हम लोग अब तक ओहम्स लॉ बोल रहे थे V इक्वल टू IR। इसका मतलब वहां पे हम इंटरनल रेजिस्टेंस निग्लिजिबल मान के चल रहे थे, तो वी वर नॉट कंसीडरिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो अब क्या करेंगे, अब हमको इंटरनल रेजिस्टेंस भी कंसीडर करना है। तो अभी हमको ओहम्स लॉ अप्लाई करना है ऑन कंप्लीट सर्किट। सो ओहम्स लॉ अप्लाइड टू अ कंप्लीट सर्किट, अब कंप्लीट सर्किट का मतलब क्या है? कंप्लीट सर्किट में एक एक्सटर्नल कंडक्टर है, और इस एक्सटर्नल कंडक्टर का क्या है, रेजिस्टेंस है। तो हमारे पास एक एक्सटर्नल कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस है। तो सर्किट में दिखाते वक्त हम कंडक्टर दिखाते नहीं है, वी डू नॉट शो कंडक्टर, व्हाट वी शो इज जस्ट रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो ये जो कंडक्टर हमारे पास है इसका रेजिस्टेंस है, लेट अस से कैपिटल R। तो ये एक्सटर्नल कंडक्टर का रेजिस्टेंस हो गया।
ये सेल है। अब नोटेशन समझ लेना अच्छे से। सेल को दिखाते वक्त अब तक तुम लोग क्या कर रहे थे, अब तक हम लोग सेल को कैसे दिखाते थे, एक बड़ा प्लेट विच इज पॉजिटिव प्लेट, एक छोटा प्लेट विच इज नेगेटिव प्लेट। अब इसके साथ साथ इसके साइड में आपको एक रेजिस्टेंस दिखाना पड़ेगा। ये रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर है। ये रेजिस्टेंस किसका है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, किसका, सेल का। तो अगर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है तो एज अ पार्ट ऑफ नोटेशन हम इसको एक रेक्टेंगल के अंदर दिखाते हैं। हाँ, सम बुक्स विल यूज डॉटेड रेक्टेंगल। तो ऐसा डॉटेड रेक्टेंगल होगा, मतलब वो इंटरनल रेजिस्टेंस किसका है, सेल का है। तो जब जब आप ऐसा देखोगे तो what you will see is that this small r is inside a rectangle, मतलब ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है। इस सेल का ईएमएफ मान लेता हूं मैं E है। तो अब तक हम लोग वोल्टेज को V लिखते थे, अब हम लोग क्या लिखेंगे, E लिखेंगे, बिकॉज द टोटल एनर्जी सप्लाइड इज एक्चुअली E। यहाँ तक क्लियर। और एक चीज अगर आपने ध्यान दिया होगा और अगर आपको सीरीज कॉम्बिनेशन समझा होगा, व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, ओनली वन टर्मिनल इज कॉमन। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में और इंटरनल रेजिस्टेंस में एक ही टर्मिनल कॉमन है, ओनली वन। देखो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का एक पार्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस का एक पार्ट, मतलब टर्मिनल दे आर कनेक्टेड। तो ये सीरीज में हुए कि पैरेलल में हुए, सीरीज में हुए। तो डो नॉट टेक इट लाइक पैरेलल, एक ऊपर एक नीचे, पैरेलल नहीं है, ये सीरीज में है, क्योंकि दोनों रेजिस्टर्स का एक ही पॉइंट कॉमन है। इंटरनल रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल नेगेटिव को जा रहा है, वेयर एज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल पॉजिटिव को जा रहा है। तो दिस इज नॉट पैरेलल कॉम्बिनेशन, इट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन तो करंट क्या होगा, दोनों में सेम होगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है, करंट। तो यहां से करंट फ्लो हुआ आई, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। यही आई करंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से पास हो गया, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यही आई करंट किससे पास हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस से पास हो गया। जब सीरीज कॉम्बिनेशन हो तो करंट तो सेम होता है, क्या सेम नहीं होता है, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल ड्रॉप। तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप मान लेते हैं इट इज V। सो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एक्सटर्नल रजिस्टर इज V एंड अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस इज V सफिक्स R। तो यहाँ पे भी ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल होगा, यहाँ पे ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल को मैं लिख दूंगा V सफिक्स R। यहाँ तक क्लियर, क्लियर यहाँ तक। तो एक काम करते हैं, जस्ट टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन, जो कुछ डायग्राम में दिखता है वो लिख लेते हैं। और याद रखो, मोस्ट ऑफ यू, ऑल ऑफ यू बेसिकली आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई एंड नीट, आपका पहला फोकस वो है, लेकिन समवेयर आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। तो अभी इसके आगे याद रखना, लिखने का तरीका है, सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लो, क्योंकि डायग्राम विल गिव यू कंप्लीट आइडिया कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन और कौन से पैरामीटर्स इन्वॉल्व है, क्या क्या इन्वॉल्व है, ई है, आई है, वी है, आर है, स्मॉल आर है, और क्या है, वी आर है। तो इसमें एक ई है, इसमें एक आई है, इसमें एक कैपिटल आर भी है, इसमें एक स्मॉल आर भी है, इसमें एक कैपिटल वी भी है, और एक वी सफिक्स आर है। तो व्हाट इज ई, ई इज ईएमएफ ऑफ द सेल, इट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब एनर्जी ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ सेल। आई क्या है, करंट सप्लाइड बाय द सेल, या फिर करंट थ्रू द सर्किट भी बोल सकते हो, या फिर करंट सप्लाइड बाय द सेल भी बोल सकते हो, एक ही बात है, करंट थ्रू द सर्किट। आर क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। स्मॉल आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। वी क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप है, कहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपिटल आर। और वी आर क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप है अक्रॉस स्मॉल आर, अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, अक्रॉस स्मॉल आर। गुड। अब हमको ओहम्स लॉ अप्लाई करना है, मतलब क्या करना है। और अगर आप देखोगे, आज हमने स्टार्ट किया था ईएमएफ से, तो पहला कुछ काम हमने किया तो ईएमएफ को डिफाइन किया और ईएमएफ का इक्वेशन डिराइव किया। उसके बाद हमने स्टार्ट किया इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब हमारा काम क्या है, हमारा काम है पहले इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्वेशन डिराइव करो, फिर किसका डिराइव करो, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का। और क्यों,
क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस ये मटेरियल का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस डायरेक्टली फाइंड नहीं होता। कैसे करोगे? नहीं कर सकते ना। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो, दो तीन मेथड है। एक तो कलर कोडिंग। सपोज कलर कोडिंग नहीं दिया हुआ, क्या करोगे? सप्लाई लगा दोगे, पता है 10 वोल्ट का सप्लाई लगाया हमने। करंट मीटर हमारे पास होते हैं, एमीटर। करंट मेजर कर लिया, सपोज 5 एम्पियर का करंट मिल गया, तो V इक्वल टू आई आर, आर इक्वल टू वी बाय आई। वी था 10, आई था 5, 2 ओम। ये आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मिल गया। लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस ये जिस जो वोल्टेज सप्लाई कर रहा है, जस्ट अ मिनट, तो जो एनर्जी सप्लाई कर रहा है उसी सोर्स का खुद का रेजिस्टेंस है। अब उसको फाइंड करना स्ट्रेट अवे तो पॉसिबल नहीं है। कैसे करोगे? तुम नहीं कर सकते ना। हाउ विल यू मेजर? देयर इज नो डायरेक्ट मेथड, तो इनडायरेक्ट मेथड इज थ्रू फॉर्मूलाज। तो हमारा अभी अगला टास्क होना चाहिए टू फाइंड आउट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस आर। तो कैसे फाइंड करेंगे? पहले हमने सारे पैरामीटर्स यहाँ पे डिफाइन कर दिए, क्या क्या यूज कर रहे हैं हमको पता है। ई ईएमएफ है, आई करंट है, आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस है, वी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, एंड वी आर इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस है। ईएमएफ कैसे डिफाइन किया आपने? ईएमएफ इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सर्कुलेट unit charge once round the complete circuit. But EMF is the energy required to circulate unit charge once round the complete circuit. Once round the complete circuit. That is, it is used in two ways. It is used in two ways. पहला वे क्या था? To overcome internal resistance, और द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम इंटरनल रेजिस्टेंस हमने डिनोट किससे किया है? V सफिक्स R से। V सफिक्स R से। दूसरा पार्ट क्या था? टू ओवरकम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। टू ओवरकम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए कितना एनर्जी लगा? दैट इज V। देयरफॉर EMF E इक्वल टू V प्लस VR, इक्वेशन नंबर 1। तो ये आ गया आपके पास एक इक्वेशन, E इक्वल टू V प्लस VR। बट फ्रॉम ओम्स लॉ V क्या होता है? IR, और VR क्या होता है? I स्मॉल r, क्योंकि V इज ड्रॉप अक्रॉस कैपिटल R एंड VR इज ड्रॉप अक्रॉस स्मॉल r। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, तो इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 से what you will get is E equal to I capital R plus I small r. Therefore E equal to I capital R plus small r. Therefore E by I equal to capital R plus small r, and therefore small r is equal to E by I minus R. मिल गया इक्वेशन। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपको पता होगा, या कलर कोड से फाइंड कर लोगे। करंट आप एमीटर से फाइंड कर लेते हो, और ईएमएफ ये जो आप बैटरीज लाते हो, सेल लाते हो, उस पर लिखा ही होता है 10 वोल्ट है, 15 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, 1 वोल्ट है। तो यू कैन फाइंड आउट बाय सब्स्टिट्यूटिंग ऑल दिस वैल्यू, यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। यहाँ तक क्लियर? तो ईएमएफ का इक्वेशन आ गया, वर्क अपॉन चार्ज। इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्वेशन आ गया, स्मॉल r इक्वल टू E बाय I माइनस R। बचा कौन? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जो इक्वेशन था, इक्वेशन नंबर 1, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आई कैन आल्सो राइट डाउन, क्योंकि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम ओनली एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वो कौन है? V। तो V इक्वल टू E माइनस VR, E माइनस VR, है ना? सिर्फ इसको शिफ्ट कर देंगे तो V क्या आएगा? E माइनस VR। बट VR कौन है?
वी आर कौन है, आई आर, therefore v इक्वल टू e माइनस आई आर। ये मिल गया एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल, लॉजिकल है। सपोज 2 वोल्ट वोल्ट का बैटरी था, मतलब ईएमएफ 2 वोल्ट है। सपोज 0.5 वोल्ट ये इंटरनल रेजिस्टेंस ओवरकम करने में चला गया, तो एक्सटर्नल के लिए कितना लगा? तो वही तो लिखा है, टोटल एनर्जी माइनस एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम इंटरनल रेजिस्टेंस इज नथिंग बट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। याद क्लियर? तो ये इक्वेशन याद होगा तो अगला टॉपिक समझ में आएगा। इज दिस क्लियर? डू यू नो व्हाट इज ईएमएफ? यू नो व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस? You know what is internal resistance? Okay, good. You know equations of all this. EMF is work done upon charge. Small r, internal resistance is E by I minus R, and terminal potential difference is E minus IR. अब अगर इतना पता है तो now we can study combinations of cells. बैटरी और सेल दोनों में एक ही डिफरेंस है। सिंगल सेल इज अ सेल, मोर देन वन सेल इज अ बैटरी। अभी आपके पास 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल ऐसे बैटरी आते हैं। नॉर्मली 3 ऑड नंबर में नहीं बनाते हो नॉर्मली, बिकॉज ऑफ डिजाइन रिस्ट्रिक्शंस। पैरेलल की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स सीखोगे, पहले हम सीरीज देखेंगे, लेकिन याद रखना पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब सेल लगाते हैं तो 2 4 6 8 ऐसा होता है। वो 2 सेल बैटरी, 4 सेल बैटरी, 6 सेल बैटरी, 10 सेल बैटरी, बिकॉज ऑफ डिजाइन रिस्ट्रिक्शंस, बाकी कुछ नहीं है। जो आप इन्वर्टर के बैटरी लाते हो वो 6 सेल होता है, आपके लैपटॉप्स में 4 सेल होता है। तो इट डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट। तो नाउ वी विल सी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में सबसे पहला होगा सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे आप सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर डिफाइन करते हो, ऑन द सिमिलर लाइंस you can define series combination of cells. सिर्फ थोड़ा सा चेंज है, लिटिल बिट ऑफ चेंज। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में आपने क्या बोला था? आपने ये बोला था कि when the registers are connected in such a way that only one point is common, or if the registers are connected in such a way that the current through each register is same, is known as series combination. वो रजिस्टर का था, ये सेल का है। इमेजिन हमारे पास 2 सेल है, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे इंटरनल रजिस्टर दिखा दिया। नॉर्मली इंटरनल रजिस्टर दिखाते नहीं है, बाद में दिखाते हैं, पर ठीक है एनीवेज। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए कैसे डिफाइन करोगे? ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। हाउ विल यू डिफाइन सीरीज कॉम्बिनेशन? व्हेन ओनली वन पॉइंट इज कॉमन, वो तो ठीक है, लेकिन इफ यू सी इन एन इलेक्ट्रिकल पाथ, अभी ऐसा इन एन इलेक्ट्रिकल पाथ क्यों? क्योंकि सर्किट में बहुत सारे पाथ होते हैं। सर्किट में है नंबर ऑफ ब्रांचेस, तो मैं किसी भी एक ब्रांच की बात कर रहा हूं, एक इलेक्ट्रिकल पाथ की बात कर रहा हूं। इन एन इलेक्ट्रिकल पाथ, इफ द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल is connected to the positive of the next cell, then such a combination is called as series combination. If negative terminal of one cell is connected to positive of the next cell is known as series combination. अब यहाँ पे से थोड़ा केयरफुल रहो, इसका मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव नेगेटिव कनेक्ट नहीं हो सकता, वो भी होगा, वो 12th में देखेंगे। वो सीरीज कॉम्बिनेशन है, वो भी है। ये और उसमें फर्क क्या है? ये दोनों सेल एक दूसरे को असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। क्यों हेल्प करते हैं? इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? नेगेटिव टर्मिनल से। और अगला प्लेट क्या है? तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। मतलब यहाँ पे वन सेल इज असिस्टिंग अदर सेल, हेल्पिंग अदर सेल। उल्टा कर दोगे तो फिर रिपल्शन, उसको बोलते हैं अपोज करना। क्या करना? अपोज करना। वो भी देखेंगे, वो 12th में देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमारा काम ये था, हमको बेसिक बेसिक पहले डेवलप करने हैं। तो इसका पहले सेल का ईएमएफ कितना है? एप्सिलॉन 1। और पहले सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? R1। दूसरे सेल का एप्सिलॉन 2 और R2। तो ईएमएफ ऑफ फर्स्ट सेल इज एप्सिलॉन 1, रेजिस्टेंस is R1, internal resistance,
EMF of second cell is epsilon2 and resistance is R2. So in an electrical path, if the cells are connected in such a way that if the cells are connected in such a way that negative terminal of one cell is connected to positive terminal of the next cell. Right? Then the cells are said to be in series. In series combination. क्लियर है तक? तो मुझे बताओ, सपोज मेरे पास 2-2 वोल्ट के 5 सेल है. जब मैं बोल रहा हूँ 2-2 वोल्ट मतलब मैं ईएमएफ की बात कर रहा हूँ. तो टोटल ईएमएफ कितना? 2-2 वोल्ट के 5 थे, 10. मतलब यहाँ पे रिजल्टेंट ईएमएफ, इक्विवेलेंट ईएमएफ, देयरफॉर इक्विवेलेंट ईएमएफ is equal to E1 plus E2 plus E3 plus E4 plus E5. 1.5 के 2 होंगे तो 3, ये लिखा है सब नोट्स में, मैं उतना डिटेल में जाऊंगा नहीं. 1.5 के 3 तो 4.5, 1.5 के 4 तो 6, 1.5 के 5 तो 7.5. तो अगर मेरे पास ऐसे n नंबर ऑफ सेल्स है तो टोटल ईएमएफ कितना आएगा? समेशन एप्सिलॉन i रन्स फ्रॉम 1 to n. सिंपल, करेक्ट. और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आएगा? सपोज हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है. मेरे पास 5 रेजिस्टेंसेस है, 5 ओम, क्योंकि यहाँ पे 2 सेल में एक पॉइंट कॉमन होने का मतलब है 2 रेजिस्टेंस में भी एक ही पॉइंट का कॉमन होना. तो देयरफॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल सर्किट को तो अभी तक तुमने कनेक्ट ही नहीं किया है. ये तो हम अभी तक सिर्फ बैटरी बना रहे हैं, जिसको बैटरी बोलते हैं. जैसे ही 2 सेल दिख गए वो बैटरी बन गया. वो सेल इज अ सेल बट 2 cells दे आर नोन एज बैटरीज. कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 2 इज बैटरी, 2 और मोर देन 2. तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आएगा? समेशन i रन्स फ्रॉम 1 to n. करेक्ट. अब इमेजिन 2 वोल्ट का ईएमएफ था, 0.5 वोल्ट गया इंटरनल को ओवरकम करने में, तो बचा हुआ कितना? ये कहाँ काम में आएगा? एक्सटर्नल को ओवरकम करने में आएगा. मतलब वो कौन है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है. लेकिन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का तो फॉर्मूला तुमने बनाया ना, क्या लिखा था? V इक्वल टू E माइनस IR. लेकिन ये तो सिंगल सेल का था, हमारे पास सिंगल सेल है क्या? नहीं. तो I रन्स फ्रॉम 1 to n और VI. और ये जो ईएमएफ है इसका नोटेशन मैंने क्या लिखा है? एप्सिलॉन i समेशन i रन्स फ्रॉम 1 to n. और यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस क्या एक ही था क्या? नहीं. तो समेशन i रन्स फ्रॉम 1 to n. बराबर? गलत. आई नहीं लिख सकते. इंटरनल रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज. सीरीज में करंट क्या होता है? सेम होता है. तो सीरीज में करंट होता है सेम, तो इसको कभी भी समेशन के बाहर लिखना चाहिए. कांस्टेंट याद रखना, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, लिमिट्स, हर जगह पे कांस्टेंट बाहर आता है. समेशन क्या है? इंटीग्रेशन ही तो है. ऐड कर रहे हो ना, ऐड कर रहे हो कि नहीं? पहले ने कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया, प्लस दूसरे ने कितना किया, प्लस तीसरे ने कितना किया, प्लस चौथे ने कितना किया, तो कांस्टेंट तो बाहर ही रहेगा. 2 into 1 plus 2 into 2 plus 2 into 3 plus 2 into 4 plus 2 into 5 plus 2 into 6 क्या करते हो? 2 को बाहर निकाल लेते हो. वही किया यहाँ पे, कांस्टेंट को क्या किया? बाहर निकाल लिया. तो ये आपको मिल गया टोटल पोटेंशियल ड्रॉप, टोटल एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब टोटल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. वही फॉर्मूला था V इक्वल टू E माइनस IR. तो सिंगल सेल
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस शो करता है वो क्या होता है, ई माइनस आई आर। अगर मैंने एक सेल की जगह पे कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन लगा दिया होता तो क्या आता, समेशन वी आई आई रन फ्रॉम 1 to n इक्वल टू समेशन ई आई रन फ्रॉम 1 to n माइनस आई समेशन आर आई रन फ्रॉम 1 to n। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला कोई अलग है ही नहीं, द सेम थिंग, करेक्ट। अब लॉजिकली सोचो, मेरे पास 5 सेल थे, दो दो ईएमएफ था, 10 टोटल ईएमएफ है 10 वोल्ट, उसमें से हर एक ने आधा आधा यूज कर लिया ओवरकमिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बराबर। 5 में से आधा आधा यूज हो गया, हर एक का आधा आधा यूज हो गया, 0.5 यूज हो गया। हर एक का ईएमएफ कितना था, 2। इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में कितना यूज होगा, 0.5 हर एक का। टोटल ईएमएफ कितना है, 10। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ओवरकम करने में कितना यूज हो गया, 2.5। तो बचा हुआ कितना है, 7.5। वो क्या है, वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर होगा जब तुम एक्सटर्नल कंडक्टर कनेक्ट करोगे, तो उतना वोल्टेज यूज होगा टू ओवरकम एक्सटर्नल। अब कई बार आपने शायद ऑब्जर्व किया होगा, कोई भी इलेक्ट्रिकल तुम अगर चीज यूज करते हो, फॉर एग्जांपल अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, हाउ डू यू नो क्वालिटी ऑफ बैटरी। तो जब व्हेन आई गो फॉर रिपेयर्स, मतलब कुछ अगर रहा तो उसको बोलता हूँ वोल्टेज चेक कर, क्योंकि व्हाट हैपेंस इज, बोल तो देते 60 वोल्ट का बैटरी है, दे आर टॉकिंग अबाउट ईएमएफ, और अगर अच्छा मटेरियल यूज किया है तो इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। फिर वो एक्सटर्नल मल्टीमीटर लगाते हैं। मल्टीमीटर पता है आपको, वोल्ट मीटर, एमीटर, ये तुम एनालॉग यूज करते हो जिसमें वो पॉइंटर होता है, हाँ 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर दिखाया तो वो एमीटर है। फिर अगर वोल्टेज मेजर करना है तो एमीटर हटा के क्या लगाओगे, वोल्ट मीटर। तो एक डिजिटल मल्टीमीटर आता है, सभी उसमें मेजर हो जाता है। यू कैन जस्ट चेंज द नॉब तो आपको करंट भी बता देगा, यू चेंज द नॉब आपको वोल्टेज भी बता देगा। तो व्हेन आई वेंट टू बाय दिस व्हीकल, बोला 60 वोल्ट का बैटरी लगाया है हमने, मल्टीमीटर लगा, समझ में आ जाएगा 60 वोल्ट में से कितना इंटरनल यूज हो रहा है। क्योंकि अगर मटेरियल लो क्वालिटी है बैटरी का तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। मतलब 60 वोल्ट का ईएमएफ तो है, लेकिन एक्सटर्नल के मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ओवरकम करने के लिए ज़्यादा अवेलेबल चाहिए ना। तो कितना ज़्यादा चाहिए डिपेंड करता है मटेरियल टू मटेरियल। तो 1 2 3 वोल्ट कम ज़्यादा रहा तो ठीक है, व्हेन द बैटरी इज फुल्ली चार्ज यू मे गेट 58 59 57, तो ठीक है, ओके। बट एकदम से 60 वोल्ट बोल रहा है, इधर 45 दिखा रहा है, मतलब द क्वालिटी ऑफ मटेरियल दे आर यूजिंग इज पुअर, इट इज पुअर। तो ये याद रखना, इंटरनल रेजिस्टेंस शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल, नहीं तो तुम चार्जिंग करोगे मैक्सिमम तो यूज हो गया इसमें इंटरनल को ओवरकम करने में। और फिर अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात हो ही रही है तो ये भी पता होना चाहिए, अलग अलग वोल्टेजेस के बैटरी आते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम सम 24 वोल्ट, 30 वोल्ट, 36 वोल्ट, 60 वोल्ट। तो रिमेंबर, जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ही ज़्यादा आपकी गाड़ी का स्पीड होगा। मोर पावरफुल बैटरी मीन्स मोर स्पीड, क्योंकि जो भी गाड़ी है उसमें क्या लगाया है, मोटर लगाया है। अब मोटर का तो रेजिस्टेंस फिक्स है ना, मोटर इज लाइक एक्सटर्नल सर्किट। तो जो हम यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे, ये तो फिक्स है। तुम, यही तो एडवांटेज है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ओवर पेट्रोल व्हीकल्स, वो इंटरनल कंबशन इंजन बोलते हैं, वो 12th में पूरा डिटेल में सीखोगे, हाउ डज इंटरनल कंबशन इंजन वर्क। तो वही तो डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो मोटर होता है उसका रेजिस्टेंस फिक्स है, और आप अगर सिर्फ बैटरी चेंज कर देते हो तो आउटपुट पावर चेंज हो जाता है। इफ यू पुट अ पावरफुल बैटरी, मोर वोल्टेज, तो उसका स्पीड बढ़ गया, तो वही गाड़ी उसका रेंज भी बढ़ गया। पर चार्ज यू कैन गो लार्जर डिस्टेंसेज एंड पर चार्ज यू कैन ऑल्सो, मतलब बेसिकली यू कैन हैव मोर पावर ऑल्सो, मोर स्पीड ऑल्सो। तो याद रखना, आप ये याद रखना, सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इज समेशन, क्योंकि ऑल द रेजिस्टर्स आर इन सीरीज। टोटल ईएमएफ इज ऑल्सो समेशन, 2 वोल्ट के पास तो 10 वोल्ट, ये एडवांटेज है। अब देयर आर 2 एडवांटेजेस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन and there is one disadvantage of series combination of cells। तो पहला मैं लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ बता दूंगा ओरली। पहला तो देख ही रहा है, 2 वोल्ट के 5 लगाए तो रिजल्टेंट कितना मिल गया, 10।
इसका मतलब द रिजल्टेंट ईएमएफ इज द अलजेब्राइक सम ऑफ ईएमएफ ऑफ ईच सेल। मतलब अगर आपको ज्यादा आउटपुट चाहिए तो यू पुट मोर सेल्स इन सीरीज। ये एडवांटेज नंबर 1। एडवांटेज नंबर 2, सपोज अगर 10 सेल में से एक सेल खराब हो गया तो इजीली आइडेंटिफाई होता है। क्यों? क्योंकि सेल खराब हुआ तो सर्किट ब्रेक ओपन। मेरे पास अगर 10 सेल थे, सपोज मेरे पास 10 सेल थे, 1 2 3 4 5, ठीक है 5 दिखा देता हूँ, 5 सेल थे, मेरे पास 5 सेल का बैटरी है, आई हैव अ 5 सेल बैटरी। उसमें से एक सेल खराब हो गया तो सर्किट क्या हो गया? ब्रेक हो गया। सर्किट ब्रेक हो गया तो आइडेंटिफाई करना इजी है, कौन सा खराब हुआ, वो निकालो, चेंज करो। इट इज इजी टू आइडेंटिफाई, टेक इट आउट, पुट न्यू वन, डन। ये डिसएडवांटेज भी है। क्यों? क्योंकि एक भी सेल खराब हो गया तो फिर सर्किट ब्रेक ओपन है, सर्किट काम नहीं करेगा अब, राइट? तो ये डिसएडवांटेज भी है, ये एडवांटेज भी है। तो बोथ थिंग्स, इट इज एडवांटेज एज वेल एज डिसएडवांटेज। यहाँ तक क्लियर? अब आ जाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जितना सीरीज कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमको इक्वेशन डिराइव करना पड़ेगा एंड इट विल टेक टाइम, तो अच्छे से ध्यान दो। सेकेंड कॉम्बिनेशन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे डिफाइन किया था? व्हेन नेगेटिव टर्मिनल of one cell is connected to positive of the next cell। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जितने भी सेल्स हैं, मैं 2 ही सेल्स से स्टार्ट करूंगा, यहाँ पे जितने भी सेल्स है उन सबका पॉजिटिव टर्मिनल साथ में ज्वाइन कर दिया और उन सबका नेगेटिव टर्मिनल भी साथ में ज्वाइन कर दिया। सपोज ये पहला सेल था जिसका ईएमएफ था E1, इंटरनल रेजिस्टेंस है R1। ये दूसरा सेल है जिसका ईएमएफ है E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में करते क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारे के सारे सेल्स का पॉजिटिव ये ज्वाइन कर देते हैं टुगेदर, तो सारे के सारे पॉजिटिव टर्मिनल्स दे आर ज्वाइन टुगेदर। और सारे के सारे सेल का नेगेटिव इट इज आल्सो ज्वाइन टुगेदर। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन the positive terminals of all the cells are joined together and negative terminals of all the cells are joined together, right? यहाँ तक क्लियर? अब एक काम करते हैं, सपोज ये पॉइंट B1 है, मैं आपका टेक्स्ट बुक का नोटेशन फॉलो कर रहा हूँ, मैं इसको A और इसको B बोल सकता हूँ, लेकिन अभी वैसा बोला है तो वैसा रखूंगा। ये पॉइंट B2 है, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दो। सीरीज कॉम्बिनेशन में एक सेल का पॉजिटिव दूसरे सेल के नेगेटिव के साथ कनेक्ट था, या फिर पहले सेल का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव ऑफ वन इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ नेक्स्ट सेल। यहाँ पे जितने भी सेल्स है सारे के सारे पॉजिटिव लिए कॉमन कर दिया। करते ना कॉमन? कभी किया है? वायर तो है यहाँ पे, यहाँ पे वायर है, देखा होगा, पता नहीं, जब इलेक्ट्रिशियन घर में काम करने है थोड़ा देख लेना क्या कर रहा है, वो समझ में आ जाएगा। वो क्या करते हैं, 2 वायर को छिलते हैं, कॉमन करना बोलते हैं। तो जितने भी सेल्स है सारे के सारे, जितने भी सेल्स है सारे के सारे पॉजिटिव टर्मिनल को क्या कर दिया? कॉमन, दे आर ज्वाइन टुगेदर। और नेगेटिव को क्या कर दिया? कॉमन, दे आर ज्वाइन टुगेदर। इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। मैं लिखूंगा बाद में, पहले अच्छे से समझ लो। अब थोड़ा सा आउट ऑफ द टॉपिक जाएंगे, फिर वापस से इस पे आएंगे। थोड़ा सा आउट ऑफ द टॉपिक जाने की जरूरत है यहाँ पे। यू नो हीट इज एनर्जी एंड एनर्जी फ्लोज फ्रॉम higher temperature to lower temperature. So heat always flows from higher temperature region to lower temperature region. For example, गर्मी में सराउंडिंग में हीट ज्यादा है, आपका बॉडी टेम्परेचर कम है, तो हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम सराउंडिंग टू योर बॉडी, दैट इज व्हाई यू फील हॉट। सर्दियों में उल्टा होता है, योर बॉडी इज एट हायर टेम्परेचर, सराउंडिंग इज एट लोअर टेम्परेचर, मतलब योर हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम योर बॉडी टू द सराउंडिंग, दैट इज व्हाई यू फील कोल्ड, क्योंकि योर बॉडी इज रिलीजिंग हीट। That is why you put this all kind of jackets, thermals. Thermal क्या करता है? Does not allow heat to go out. Wind
flows from higher pressure region to lower pressure region. Wind always flows from higher pressure region to lower pressure region. और ये तो पता होना ही चाहिए. क्यों पता होना चाहिए? हमारा आज का जो प्रेजेंट है, it is completely because of this kind of thing. Wind flows from higher pressure to lower pressure. Imagine this is Earth. आपको पता है ये पोलर रीजन है, नॉर्थ पोल. ये इक्वेटर है. ये होता है हाई प्रेशर रीजन, ये होता है लो प्रेशर रीजन. तो विंड फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. और हमारा कंट्री यहाँ कहीं तो आता है. यू नो, जितने भी कॉलोनाइजर थे, जितने भी यूरोपियंस थे, इन शॉर्ट, आई एम नॉट सेइंग लैंड से जो आए उसकी बात नहीं कर रहा हूँ. लैंड से तो बाकी आए, वो तो रास्ता था तो आए. लेकिन जितने भी सी रूट से आए वो क्यों आ पाए? बिकॉज ऑफ विंड. तब तो एरोप्लेन्स थे नहीं, मैं जाता हूँ अटैक करके आता हूँ. तो तब क्या था, बोट बनाया, उस पर लगा दिया पर्दा, थोड़ा सा से उसका डायरेक्शन चेंज करते रहे. विंड फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर मतलब पोलर रीजन टू लो प्रेशर मतलब इक्वेटोरियल रीजन. तो अगर आप देखोगे, अफ्रीका, एशिया, साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, ये सारे के सारे कॉलोनीज थे किसके? यूरोपियंस के. क्योंकि वो तो क्या है, जहां ले गया हवा वहां चल दिए. तो दिस इज हाउ somewhere the present situation is because of this. So anyways, coming to the point, heat flows from higher temperature to, wind flows from higher pressure to, current flows from पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव मतलब हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. पॉजिटिव टर्मिनल मतलब हायर पोटेंशियल, नेगेटिव मतलब लोअर पोटेंशियल. तो अगर आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन के इक्वेशन डिराइव करने हैं तो सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि ये जो दो पॉइंट्स है उसमें से किसी एक का पोटेंशियल आपको हायर अज्यूम करना पड़ेगा. लेट अस से पॉइंट B1 इज एट हायर पोटेंशियल एंड पॉइंट B2 इज एट लोअर पोटेंशियल. तो करंट विल फ्लो फ्रॉम B1 टू B2. तो करंट आ रहा था B1 से, बीच में लग गया जंक्शन पॉइंट. जंक्शन पॉइंट पे क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ करंट. तो यहाँ पे गया I1, यहाँ पे गया I2. तो आपको यहाँ पे एक इक्वेशन मिलेगा I इक्वल टू I1 प्लस I2, इक्वेशन नंबर 1. देन हमारा टास्क ये है, जैसे पिछले केस में हमने अगर नंबर ऑफ सेल्स को सीरीज में कनेक्ट किया तो टोटल ईएमएफ कितना, टोटल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना, वैसे ही यहाँ पे भी वही है. यहाँ पे भी हमको क्या फाइंड करना है? इक्विवेलेंट. क्या इक्विवेलेंट? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. मैंने यहाँ पे एक R1 लगा दिया, एक R2 लगा दिया. व्हाट इज इक्विवेलेंट फाइंड करना है? वो तो पता ही है, पैरेलल में है. 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसा आएगा ही आएगा, तुम चेक करो आएगा. लेकिन ईएमएफ कितना आएगा इक्विवेलेंट, तो वो भी देखना है. अब करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मतलब VB1 माइनस VB2. हायर पोटेंशियल कौन है? VB1 है. लोअर कौन है? VB2 है. वोल्टेज कैसे फाइंड करते हो? जब मैं बोलता हूँ 10 वोल्ट मतलब क्या होता है? एक प्लेट 0 है, एक प्लेट 10 है. जब बोलते हो 5 वोल्ट मतलब क्या है? एक प्लेट 5 है, दूसरा क्या है? 0 है. अब हमेशा थोड़ी होगा कि एक प्लेट 0 ही है. एक प्लेट 5 वोल्ट है, एक प्लेट 10 वोल्ट है. तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? 5 वोल्ट. अगर एक प्लेट 2 वोल्ट पे है मतलब लोअर पोटेंशियल पे है, और दूसरा 10 वोल्ट पे है मतलब हायर पोटेंशियल पे है, तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? हाँ, तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? VB1 माइनस VB2. इसको मैं बोल दूंगा V. अब जब आप दो रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट करते थे तो क्या सेम था और क्या सेम नहीं था? पोटेंशियल डिफरेंस सेम था, करंट सेम नहीं था. तो पहले सेल के अक्रॉस या दूसरे सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा. मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा. लेकिन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का इक्वेशन क्या था? E माइनस आई आर मतलब इप्सिलॉन माइनस आई आर, और यहाँ पे भी इप्सिलॉन माइनस आई आर. जब मैं पहले सेल की बात कर रहा हूं तो पहला सेल उसी दो पॉइंट में, कौन से दो पॉइंट में? B1 और B2 में. और दूसरा सेल भी उसी दो पॉइंट में, B1 और B2. मतलब दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सेम है. इप्सिलॉन 1 माइनस I1 R1 और ये इप्सिलॉन 2 माइनस I2 R2. यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का क्लियर? तो क्योंकि
दूसरा सेल भी सेम दो पॉइंट में कनेक्टेड है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है। पहले के अक्रॉस कितना है, V है, और दूसरे के अक्रॉस कितना है, V है। तो दोनों सेल्स दे आर कनेक्टेड अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा I1, ये I1 R1 को शिफ्ट कर लो, I1 R1 इक्वल टू एप्सिलॉन 1 माइनस V। तो I1 इक्वल टू एप्सिलॉन 1 बाय R1 माइनस V बाय R1। सिमिलरली यहां से आपको मिल जाएगा V इक्वल टू एप्सिलॉन 2 माइनस I2 R2। तो I2 R2 इक्वल टू एप्सिलॉन 2 माइनस V, therefore I2 इक्वल टू एप्सिलॉन 2 बाय R2 माइनस V बाय R2। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 और 3 कहाँ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 में। therefore from equation number 1, 2 and 3 I इक्वल टू I1 प्लस I2, लेकिन I1 क्या था, एप्सिलॉन 1 R1 माइनस V बाय R1, और I2 क्या है, एप्सिलॉन 2 बाय R2 माइनस V बाय R2। तो एक काम करो, जिस जिस में आपको V दिखता है उस पे V कॉमन निकाल लो। मैंने V बाय R1 और V बाय R2 से माइनस V कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। हमको यहाँ पे इक्वेशन किसका चाहिए, हमको यहाँ पे इक्वेशन चाहिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कौन, V। तो V को एक साइड में रखो, ये पूरे टर्म को यहाँ पे लेके जाओ। तो लेके आ गए 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 इक्वल टू एप्सिलॉन 1 बाय R1 प्लस एप्सिलॉन 2 बाय R2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एप्सिलॉन 1 R2 प्लस अपॉन R2 प्लस के इंटू इंटू R2 इंटू R1। ठीक है, R1 इंटू R2, R2 इंटू R1 एक ही बात है। और ये जो I था ये शिफ्ट हो गया, तो क्या हो गया, माइनस। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आएगा, अपॉन इक्वल टू एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 अपॉन R2 इंटू R1 माइनस I। गोइंग बैक हियर, फॉर्म क्या था, लेफ्ट हैंड साइड पे कौन है, सिर्फ V है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे V के साथ कौन है, R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू, शिफ्ट कर दो, तो V इक्वल टू एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 अपॉन R2 इंटू R1 अपॉन R2 प्लस R1 अपॉन R1 इंटू R2 माइनस I अपॉन R2 प्लस R1 अपॉन R1 इंटू, वो कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर कहाँ गया, न्यूमरेटर में। कैंसल एंड कैंसल, तो आपको इक्वेशन क्या मिल गया, V इक्वल टू एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 अपॉन R2 प्लस R1 माइनस I R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। अगर मेरे पास दो सेल, अभी तो दो का ही किया है हमने, दो ही है पैरेलल में, तीसरा लगाया नहीं। अगर हमारे पास दो सेल की जगह पे एक ही सेल होता, मतलब अगर मैं इसको निकाल के सिग्नल सेल लगा देता, तो इक्वेशन क्या बनता, V इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस IR, मतलब एप्सिलॉन इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट। तो तुमको कंपेयर करने से कुछ समझ में आ रहा है, व्हाट इज इक्विवेलेंट EMF, क्या है, एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 अपॉन R2 प्लस R1। और व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R। मिल गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जांपल, सिंस वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। इमेजिन हमारे पास दो सेल्स है, एक का EMF 2 वोल्ट है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, मतलब एप्सिलॉन 1 कितना है, 2। एप्सिलॉन 1 कितना है, 2, और इसका R1 कितना है, 1। मेरे पास एक दूसरा सेल है जिसका वोल्टेज है 4 वोल्ट, EMF है 4 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम। ये दोनों लगा दिए पैरेलल में। व्हाट इज द इक्विवेलेंट EMF एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, E1 R2,
E1 R2 मतलब 4 प्लस E2 R1 मतलब 4 अपॉन R1 + R2 मतलब 3, तो 8/3 वोल्ट इज EMF, इक्विवेलेंट EMF। व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? 2/3। 1/2 + 1/4 है ना, 1/2 + 1/4 है ना। वैल्यूज डालो यहाँ पे, R1 is 1, R2 is 2 और 1 + 2 मतलब कितना, 2/3। So this is how you can find out what is equivalent EMF in parallel combination and equivalent resistance in parallel combination। तो अभी कल, जस्ट अ मिनट, नेक्स्ट सेशन में हम लोग सिर्फ पैरेलल का पार्ट थोड़ा सा क्विकली रिवाइज करके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एंड टुमारो विल बी द एंड ऑफ दिस चैप्टर। दैट्स इट फॉर टुडे।